हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं कुछ सवालों पे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इन सवालों के थ्रू मैं आपको भगत सिंह की लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूं जिसके बारे में आपको मूवीज़ में या बुक्स में आसानी से नहीं मिलता है जानने को। ठीक है, तो पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि भगत सिंह इतने फेमस क्यों थे? क्योंकि और भी शहीद थे जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, तो सिर्फ भगत सिंह ही इतने ज़्यादा फेमस क्यों हुए? पहली चीज़ ये। सेकंड, जब उन्होंने बम फेंका था असेंबली हॉल में, अब वो उन्होंने खाली जगह फेंका था जिसमें मामूली 2-4 लोगों को बहुत मामूली खरोंचें आई, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ हार्म नहीं हुआ था, तो एक बंदा एक खाली जगह पे बम क्यों फेंक रहा है जिससे किसी का कोई नुकसान ही नहीं हुआ? तो क्या रीज़न था उसके पीछे बम फेंकने का? एग्जैक्ट रीज़न क्या था? ठीक है, और जब ये आप एग्जैक्ट रीज़न के बारे में बताऊंगा वीडियो में, तो उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो भगत सिंह की जो रीजनिंग कैपेसिटीज़ हैं, जो रीजनिंग कैपेसिटी थी, जो उनकी इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस था, वो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का था। ही वॉज रियली अ वेरी डीप थिंकर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा इस वीडियो से। तो पहले हम बात करते हैं इस चीज़ का कि भगत सिंह बहुत ज़्यादा फेमस क्यों थे। देखो, पहली चीज़ ये है कि भगत सिंह बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, अपनी 23 साल की एज में जब वो फांसी चढ़े थे, तो 23 साल की एज तक उन्होंने 550 के आसपास किताबें पढ़ी थी, 550 बुक्स। और वो बुक्स ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम पास के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं, वो उस एरा के जो ग्रेटेस्ट थिंकर्स थे उनको पढ़ते थे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा, ठीक है, और उन्होंने पढ़ा कार्ल मार्क्स को, उन्होंने पढ़ा चार्ल्स डिकेंस को, उन्होंने पढ़ा ऑस्कर वाइल्ड को, उन्होंने पढ़ा अल्मा इकबाल को। तो हर एक स्ट्रीम के जो बेस्ट थिंकर्स हैं, ठीक है, जैसे डार्विन बायोलॉजी का है, मार्क्स सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाता है। ठीक है, लिटरेचर में आपका चार्ल्स डिकेन और ऑस्कर वाइल्ड आ जाते हैं, अल्मा इकबाल आपका पोइट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो बेस्ट थिंकर्स थे उनको उन्होंने पढ़ा था। 550 के आसपास उन्होंने किताबें पढ़ी थी। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है, जो मैं पढ़ रहा था एक जगह आर्टिकल में, कि जब उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी तो सिर्फ बहुत ही कम लास्ट मोमेंट्स में, तो जिनके लॉयर होते हैं वो आते हैं और वो भगत सिंह जेल में उस टाइम पे ऐसे टहल रहे होते हैं, तो उनके लॉयर उनसे जब आते हैं तो लॉयर से वो कहते हैं भगत सिंह की, भाई वो किताब ले आए तुम? तो लॉयर कहता है कौन सी किताब? तो कहते हैं वही किताब जो मैंने आपसे मंगवाई थी, लेनिन की। तो फिर लॉयर कहता है भगत सिंह, अब मतलब वो भी हैरान होता है कि यार भगत सिंह, आपको फांसी होने वाली है कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ घंटों के बाद। इनफैक्ट उनकी जो फांसी थी वो प्रीपोन कर दी गई थी, उनको पहले ही दे दी थी। ठीक है, सीक्रेटली उनको फांसी दी गई थी, वो उसके बारे में कभी और अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जिस व्यक्ति को कुछ लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद फांसी होने वाली है, उस टाइम पे बैठ के लेनिन की किताबें पढ़ रहा है, तो उनका जो लॉयर था वो भी हैरान था। मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप की डेथ होने वाली हो और आपको पता हो कि डेथ होने वाली है, इस तरह से फांसी की सज़ा होने वाली है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या फिर अपने घर वालों को याद करते हैं, उनसे मिलते हैं, या फिर भगवान को याद करते हैं। बट भगत सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो लेनिन की बुक पढ़ने में एकदम बिजी हो गए, वो बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मगन हो गए थे। और जब उनको ले जाने के लिए आए फांसी के लिए, ठीक है, तो जब उनको बाहर से आवाज़ दी गई, जो जेलर होता है उसने आवाज़ दी भगत सिंह चलो, तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, एक रेवोल्यूशनरी एक दूसरे रेवोल्यूशनरी से बात कर रहा है। क्योंकि भगत सिंह रेवोल्यूशनरी थे और जिनको पढ़ रहे थे लेनिन, वो उस टाइम रशिया के रेवोल्यूशनरी थे। तो मतलब वो किताब पढ़ने में इतना ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते थे कि वो उस किताब के कैरेक्टर से बातें करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो इस लेवल की इंटेंसिटी थी, इस लेवल की डेप्थ थी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ही वॉज अ वेरी 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 वेल लर्नड मैन। ठीक है, 23 साल की एज में उस लेवल के लोगों को समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप इस एज में भी ट्राई करोगे ना मार्क्स को पढ़ना, दास कैपिटल पढ़ के देखिए, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पढ़ के देखिए, आसान नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, वो फेमस क्यों थे? एक तो मैंने बताया इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सेकंड, जब उनको पकड़ा गया था असेंबली में और जब उनको फांसी दी गई, तो उसके बीच में 2 साल के आसपास का टाइम पीरियड था। अब 2 साल जब उनके ऊपर ट्रायल चला, ठीक है, तो वो डेली अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपनी राइटिंग्स लिखते थे। मतलब एक तरीके से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो राइटिंग्स लिखते थे, अपनी जस्टिफिकेशन देते थे। ठीक है, और वो जो राइटिंग्स थी वो डेली बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया पब्लिश होती थी। तो उसके थ्रू क्या हुआ, जो बाहर पब्लिक बैठी हुई है इंडिया की, उसको मालूम पड़ा कि जो भगत सिंह है वो कोई ऐसे ही रेवोल्यूशनरी नहीं है कि ऐसे ही बस जोश में आके रेवोल्यूशन कर रहा है। उसके पीछे एक बहुत भारी उसके पास थॉट्स भी हैं,
उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग एक लॉजिक भी है और उसके पीछे एक पाथ भी है। जो रेवोल्यूशन कर रहा है वो ऐसे ही हवा में नहीं हो रहा, एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड रेवोल्यूशन है वो। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि लोग रेवोल्यूशन क्रांति के नाम पे बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता वो रेवोल्यूशन कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जब रेवोल्यूशन करते हो तो क्यों करते हो? क्योंकि जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो ऑलरेडी कोई चीज़ है दुनिया में, आप उससे अनसेटिस्फाइड हो और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो एक बेटर ऑल्टरनेटिव से, ठीक है, तब उस रेवोल्यूशन का कोई सेंस बनता है। तो भगत सिंह ये सब चीज़ें जानते थे। और वो कैसे प्रूव हुआ? जो उनकी राइटिंग्स थी उसको जब पब्लिक ने पढ़ा, बाहर जेल के इंडियन पब्लिक ने, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे लिख रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा। तो जो पब्लिक बाहर जो बैठी है उनको मालूम पड़ा कि यार ये जो भगत सिंह कर रहा है वो ऐसे ही कोई मैड रेवोल्यूशनरी नहीं है, ही इज़ अ वेरी वेरी हाईली इंटेलिजेंट मैन, और उसके रेवोल्यूशन के पीछे एक वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कोई पीछे एक रीजनिंग है, एक थॉट प्रोसेस है, वो जानता है ये रेवोल्यूशन क्यों कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है, और हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी क्या हुआ। जो हम एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसको अगर हटा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो जो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए। तो पहली चीज़ तो इससे जो पब्लिक है वो फर्स्ट टाइम जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनका माइंड समझ पाई, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ लगता था कि जो रेवोल्यूशनरी है सिर्फ जोश में आके करते हैं, कुछ युवा लोग हैं, कुछ यंग लोग हैं, गर्म खून है, तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, बट उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सोचने समझने की पावर नहीं है। लेकिन जब भगत सिंह ने लिखना स्टार्ट किया तो लोग हैरान हो गए कि नहीं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका थॉट प्रोसेस है, जो इनकी थिंकिंग है वो सच में बहुत डीप है। खाली ऐसा ही नहीं है कि बस एक यंग ब्लड है तो इसलिए कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग रेवोल्यूशन, पहली चीज़। तो इससे वो बहुत ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हुए जब उनकी एग्जैक्ट रियल थिंकिंग पब्लिक के सामने आना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि भगत सिंह का जो कम्युनिकेशन था बहुत अच्छे तरह पढ़े लिखे थे, ठीक है, बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है। आप अभी खुद पढ़ के देख लीजिए राइटिंग, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो कितना अच्छा लिखते थे। तो ही वॉज रियली रियली वेल रेड और बहुत अच्छा लिखते थे, और जो पब्लिक पढ़ती थी उनसे कनेक्ट करती थी, जो कम्युनिकेशन था, जो कनेक्शन था पब्लिक से बहुत स्ट्रांगली बिठा पाए। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको बताई। सेकेंड अब आता है कि उन्होंने जो बम फेंका, इससे हमें उनकी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है ये मालूम पड़ेगी। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या था, जब उन्होंने बम फेंका था तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके एक्सप्लेनेशंस को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि तुमने बम क्यों फेंका, तो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको काट पीट के पब्लिक के आगे प्रेजेंट कर रही थी। और ये चीज़ भगत सिंह को अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कहा जब मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिटेल में दे रहा हूँ, तो आप उसको डिटेल में छापो, आप आधा अधूरा क्यों छाप रहे हो। तो फिर 1930 में लाहौर में हाई कोर्ट में भगत सिंह वहाँ प्रेजेंट हुए, और उन्होंने फिर जो वहाँ पे उस टाइम जज थे, जो वहाँ पे और लॉयर्स थे, उनके सामने उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, और ये स्पीच सुनने लायक है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पढ़ना उस पूरी स्पीच को, आपको मालूम पड़ेगा कि एक बंदे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो कितनी ज़्यादा टॉप नॉच है, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या था, उन्होंने जज को यही बोला था कि जो हम बातें आपको लिख रहे हैं, ठीक है, आप उनको जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आप वो निकालो, जो हमने एक्सप्लेनेशन पूरा दिया, आप कट करके आधा अधूरा मत दिखाओ पब्लिक को, ठीक है, आप आधा अधूरा छाप रहे हो, पहली चीज़। सेकंड, उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आपको मैं रियल मोटिव बता पाऊँ कि मैंने बम फेंका क्यों, क्योंकि मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ पर उन्होंने बहुत वो दिया फोकस कि कोई भी आप एक्शन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें जो रियल चीज़ है वो पीछे मोटिव है। एग्जाम्पल के लिए जैसे उन्होंने बोला कि मान लीजिए एक वॉर में सोल्जर है, अब एक सोल्जर है, वॉर होता है, तो अब जब दूसरे एनिमी को मारता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको मर्डर नहीं कहते, उस सोल्जर को आप ग्लोरीफाई करते हो, आप उसको मेडल देते हो, क्योंकि उसने अपने देश के लिए एक अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे अब उसका मोटिव क्या है, अपने देश को बचाना, क्योंकि अगर वो एनिमी को नहीं मारेगा तो एनिमी उसके देश में घुसेगा और उसके देश को ख़त्म कर देगा, तो वहाँ मोटिव इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ जो सोल्जर का मोटिव है वो एक अच्छा मोटिव है, ज़रूरी है उसके लिए वहाँ पे वो करना, एक नोबल कॉज है वो, ठीक है, वहाँ अपने एनिमी को मारना। बट अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एक नॉर्मल एक सिविलियन है, वो किसी दूसरे को सिविलियन को मार देता है, ठीक है, किसी पर्सनल ग्रज की वजह से। अब यहाँ मोटिव चेंज हो गया, अब इसको मर्डर बोलेंगे। किलिंग दोनों साइड में हो रही है, पहले केस में भी किलिंग हो रही है, सोल्जर जब मार रहा है एनिमी को, और दूसरे केस में जब सिविलियन अपने किसी पर्सनल ग्रज के लिए मार रहा है, मान लो जमीन के पीछे लड़ाई हो गई और उसने अपने पड़ोसी को मार दिया, तो यहाँ पे क्या है,
दोनों केस में किलिंग हो रही है बट मोटिव अलग है। यहाँ पैसों के लिए मारा जा रहा है, वहाँ एक अपने कंट्री को बचाने के लिए मारा जा रहा है। तो अब इसको पहले केस को आप मर्डर नहीं बोलते हो, लेकिन इस केस को आप मर्डर बोलोगे। तो किलिंग दोनों केस में हुई है, लेकिन मोटिव क्या है उसके हिसाब से एक्शन चेंज हो रहा है, एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो ये भगत सिंह ने बताने की कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि जैसे कि एक चोर आपके पैसे चुरा लेता है, इसको आप चोरी कहते हो, लेकिन कोई टैक्स ऑफिसर आपके वो भी पैसे ले रहा है आपसे, ठीक है, टैक्स ऑफिसर को भी आप टैक्स भरते हो, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट मान लीजिए, टैक्स डिपार्टमेंट को भी आप पैसे दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहते हो कि टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पैसों की चोरी कर रहा है। वो चोरी नहीं है, लेकिन चोर आपके घर में चोरी कर लेगा, वो चोरी है, ठीक है। दोनों केस में पैसे जा रहे हैं बट मोटिव डिफरेंट है। एक चोरी के मोटिव से कर रहा है, एक टैक्स ले रहा है ताकि, क्योंकि वो टैक्स कहाँ जाता है, फिर गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू वापस आपके पास आता है, ठीक है। तो दूसरा कॉज है वो नोबल कॉज है कंट्री के लिए, लेकिन जो पहला कॉज है जिसमें चोरी कर रहा है वो गलत है। आपके घर से चोरी, कोई एक चोर आ गया आपके घर से चोरी करके चला गया, तो एक्शन सेम है, लेकिन मोटिव के बेसिस पे वो एक्शन डिसाइड हो रहा है कि वो एक्शन ठीक है कि गलत है। तो मोटिव इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह बार बार इस चीज़ को बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और बोलते हैं, जैसे कि जब जज किसी को सजा सुनाता है, सजाए मौत दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप उसको मर्डर नहीं कहते, क्योंकि अब वहाँ मोटिव चेंज हो गया। बट एक आदमी जाके किसी को छुरा घोंप दे तो आप उसको मर्डर बोलोगे, ठीक है। तो वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि मोटिव सुन लो कि मैंने वो बम फेंका क्यों। तो वो कहते हैं कि जो तुम मेरे पीछे, जो तुम ब्लेम्स मेरे पे लगा रहे हो, तो मालूम पड़े कि वो ब्लेम्स जो हैं वो बेबुनियाद है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये उन्होंने जो रीजनिंग दी मोटिव वाली, वो एक हाई इंटेलेक्ट का साइन है, ठीक है। सेकंड, वो ये बताते हैं कि देखो यार, अगर मुझे किसी को मारना होता ना तो मैं बम पब्लिक पे फेंकता, वहाँ आपके लोग बैठे होते, अंग्रेज बैठे हुए थे, मैं अंग्रेजों को फेंक सकता था, बहुत आराम से फेंक सकता था, लेकिन मैंने बम खाली जगह पे फेंका, ठीक है। और मैं बम की इंटेंसिटी भी जानता था कि बम ये है, ये बम खतरनाक नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता था, ठीक है। क्योंकि उसका एक रीज़न और देते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो मेरे ही कंट्री के यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, ये तो कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपनी ही कंट्री के जो लीडर्स हैं उनको बम के थ्रू मार दूं। तो कहते हैं मैं जानता हूं कि ये जो मैंने बम फेंका इसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है, ये सिर्फ जैसा कि वो बोलते हैं कि भैरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है।